जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में खास कर पूछा जाता है। ये मेरा छठा वीडियो है। इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव का 5 वीडियो डाल दिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन बोला गया है बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। क्या बोला गया है? मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, ये बोला गया है। तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर एक ठो पॉइंट दे दे और आपसे मूल बिंदु से दूरी पूछे तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला भूलिएगा नहीं। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब शुरू वाला को x बोल देंगे, बाद वाला को y बोल देंगे। तो बोलेंगे 15 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 15 गुना 15 225, 8 8 64, जोड़िएगा तो 289 आएगा। और 289 का जो वर्गमूल है वो आपका हो जाता है 17, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझे? ऑब्जेक्टिव बनाते समय मुड़ छोपे छोपना है, ये नहीं कि सजा सजा के लिखना है। एग्जाम में टाइम भी नहीं बचेगा। यानी एकदम ध्यान रखेंगे कि मूल बिंदु से दूरी बोला है बाबू, तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। शुरू वाले को x बोलेंगे, बाद वाले को y बोलेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है सरल रेखा y इक्वल टू 2x माइनस 3 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो ध्यान दीजिएगा बाबू, कैसे इसमें स्टेप लेंगे। से क्या दिया है? 2x माइनस 3। आपको सरल रेखा का समीकरण दे दिया और बोला गया कि ये सरल रेखा ये चारों में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो ये चारों में से जो ऑप्शन यहां पे रखने के बाद अगर LHS का वैल्यू RHS के बराबर हो जाएगा, सरल रेखा उसी बिंदु से होकर गुजरेगी। बात समझ गए ना? तो ध्यान दीजिए, आप थोड़ा ऑप्शन नंबर डी को चेक कीजिए। आप लोग जानते हैं शुरू वाले को x नियामक बोलते हैं, बाद वाले को y नियामक बोलते हैं। तो x की जगह पर रखिए 5 और y के जगह पर रखिए 7। देखिए दोनों आपस में बराबर आता है कि नहीं। y के जगह पर 7, x के जगह पर बाबू 5 माइनस 3 7, 5 दूना 10, 10 में से 3 घटेगा 7। जितना आया LHS उतना ही आया RHS, यानी LHS का वैल्यू RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब सरल रेखा जो है इस पॉइंट से होकर गुजरेगी। बाकी बात कोई भी ऑप्शन रखिएगा ना इसमें तो LHS का वैल्यू RHS के बराबर नहीं आएगा। बात समझ गए? तो इसी प्रकार चेक करेंगे, जब भी बोलेगा कि किस पॉइंट से होकर सरल रेखा गुजर रही है तो वो उस पॉइंट को उठाएंगे और LHS और RHS में बैठा देंगे। अगर LHS का वैल्यू RHS के बराबर आ गया तो बोल देंगे कि सरल रेखा उस पॉइंट से गुजरेगी। अगर बराबर नहीं आया तो नहीं गुजरेगी। इसको रख के देखिए ना। आइए वो और चेक कर लेते हैं। क्या था बाबू? y इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको रखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। ये x का मान है, ये y का मान है। तो x का मान 2 रखिए, y का मान 2 रखिए। तो अगर 2 गुने 2 माइनस 3, 2 दूना 4 में 3 गया 1। क्या LHS का वैल्यू RHS के बराबर आया? बराबर नहीं आया। तो सरल रेखा इस पॉइंट से नहीं गुजरेगी। उसी प्रकार इसको भी रखिएगा तो बराबर नहीं आएगा, इसको भी रखिएगा बराबर नहीं आएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर डी को रखेंगे
तो LHS का वैल्यू RHS के बराबर आ जाएगा, इसलिए सरल रेखा इस पॉइंट से होकर गुजरेगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या बोला गया है? बोला x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुएं -2,0 और 6,0 से समदूरस्थ हो। वह निम्नलिखित में से कौन बिंदु है? ये चारों में से कौन है? तो x अक्ष पर ज्ञात करने बोला। x अक्ष पर y नियामक 0 होता है, तो किसमें बाबू y का मान 0 है? गौर कीजिए, इसमें तो y का मान 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी y का मान 0 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये दोनों में y का मान 0 है, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। अब किसको मारोगे अंदाजे? तो अब क्या करें? अब तो बनाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। अगर एक ऑप्शन में y का मान 0 होता तो खटा के आंसर बोल देते, ऐसा तो है नहीं। तो आइए बनाते हैं, एक लाइन खींच लेंगे, एक पॉइंट को A बोल देंगे, एक पॉइंट को B बोल देंगे। -2,0 6,0 AB पर तीसरा कोई पॉइंट P ले लेते हैं। तो ये x अक्ष है बाबू, x अक्ष पर तो x का नियामक होगा, y नियामक 0 होगा। ये क्वेश्चन बोला ये बिंदु जो है ना P, यानी ये बिंदु जो है A से भी और B से भी समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, यानी AP बराबर है BP। तो इसको बोल सकते हैं हम AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। जब AP बराबर BP है तो दोनों का स्क्वायर भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। थोड़ा गौर कीजिएगा, AP स्क्वायर क्या होगा बाबू? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। किसी को बोलिए x1, किसी को x2 बोलिए। हमारा मन कर रहा है इसको x1 बोले, इसको x2 बोले, क्या दिक्कत है? एक ही बात है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का मान -2, माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। BP x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बाबू गौर कीजिएगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 0 का बाबू स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है, इसका कोई माये बाप नहीं है। इधर आइए, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, इसका तो कोई माये बाप नहीं है बाबू। बराबर के इस पार भी प्लस x स्क्वायर, उस पार भी कट गया, 2 दूना 4x प्लस 4, इधर माइनस 6 दूना 12x प्लस 36। x का मान निकालना है, x वाले को कर लीजिए एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। माइनस 12x इधर आके जुटेगा तो प्लस 12 होगा बाबू, प्लस 12 प्लस 4 प्लस 16x बराबर, उधर 36 है, ये प्लस 4 उधर घटेगा तो 36 में 4 जाएगा 32, तो x का मान 32, गुना वाला भट्टा में 16 दूना 32, यानी x का मान आ गया 2। जब x का मान आ गया 2 और y का मान 0 है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी क्या है? ये क्वेश्चन बढ़िया से समझिएगा, थोड़ा बात समझिए। एक ग्राफ बना लेते हैं, ये x अक्ष हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपका मूल बिंदु हो गया। एक बिंदु है क्या है? 13,15, यानी x का मान 13 है, मानते ये x का मान हो गया 13, यहां से यहां की दूरी हो गया 13, y का मान 15 है, तो यहां से यहां की दूरी मान लेते हैं 15 है बाबू, तो y का मान 15 हो गया। अगर ये बिंदु यहां से ऐसे मिलेगा और ये बिंदु जाके ऐसे मिलेगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, तो ये पॉइंट कहलाएगा आपका 13,15। क्या कहलाएगा? 13,15। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये बिंदु जो है यानी 13,15, ये बिंदु
बोला y अक्ष से कितने दूरी पर है, y अक्ष तो ये है, इससे कितना दूरी पर है, तो y अक्ष से दूरी आपका ये हो गया ना जी, तो y अक्ष से ये दूरी हुआ और ये दूरी कितना है 13, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि x अक्ष से दूरी कितना, इस बिंदु का x अक्ष से दूरी कितना, तो इस बिंदु का x अक्ष से दूरी ये दूरी हो गया, तो ये दूरी कितना है, ये दूरी 15 है, ये भी 15 होगा बाबू, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाता 15। शॉर्टकट में याद रखिए, अगर आपको इस प्रकार का पॉइंट दे दे और y अक्ष से बिंदु की दूरी पूछे, अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाला आंसर होगा, अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला आंसर होगा। बात समझे, एकदम ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का अगर पॉइंट दे दे और x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला आंसर होगा, और y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाला आंसर होगा। आप जानते हैं ना जी, शुरू वाले को x नियामक बोलते हैं, बाद वाले को y नियामक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों का निर्देशांक दे दिया और आपसे बोला गया उनके केंद्र का निर्देशांक क्या होंगे। थोड़ा बात समझिएगा, मान लीजिए ये वृत्त हो गया आपका, वृत्त के व्यास आपका ये हो गया, मान लेते ए बी हो गया वृत्त का व्यास, हो गया बाबू। तो आपके दोनों सिरों का निर्देशांक दिया है, दिया -10,6 और दूसरा दिया है 6,-10। ठीक है, वृत्त के दोनों सिरों का निर्देशांक आपको दे दिया 10,6 और 6,-10, और आपसे पूछा है उसका केंद्र का नियामक, यानी इसका नियामक पूछा है बाबू। तो वो जानते हैं कि केंद्र जो होता है वृत्त का, वो दोनों सिरों का मध्य बिंदु होता है, यानी ये बीचों बीच होता है कि नहीं, यानी इसका मतलब O जो है ए बी का मध्य बिंदु है, और जब O ए बी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का जो नियामक होगा वही केंद्र का नियामक होगा। अब मध्य बिंदु का नियामक हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है, यानी दोनों x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से भाग और दोनों y कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग, जोड़िए ना, तो -10 और +6 और 2 से भाग, फिर दोनों y को जोड़िए, 6 - 10/2, तो 6 में 10 गया, आ गया -4/2। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये O का नियम बता रहे हैं, O का, और 6 में से 10 जाएगा तेरी जात के -4/2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी आपका आंसर होगा O का कोड -2, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -2, क्या है बाबू, -2, बात समझे। कभी भी अगर व्यास का दोनों छोर दे दे और आपसे केंद्र बिंदु का नियामक बोले तो दोनों पहला वाला को जोड़कर 2 से भाग और दोनों पीछे वाला को जोड़ के 2 से भाग, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या बोला गया है, बोला यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक 2,4, 0,6 तथा 4,-1 है तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। बात समझिए, एकदम कुछ भी नहीं सोचना है, अगर केंद्रक का निर्देशांक बोले तो तीनों पहला वाला को जोड़ के 3 से भाग और तीनों बाद वाला को जोड़ के 3 से भाग, एकदम शॉर्टकट। यानी कैसे, ध्यान दीजिए, 2 + 0 यहां पे लिखते हैं बगलवा में बाबू,
चलो थोड़ा फिगर में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद बनाने तो एकदम एक के बार बन जाएगा। बनाने तो समय फिगर उगर कुछ नहीं करेंगे, खनाक बना देंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा बना देते हैं, ध्यान दीजिए, यही ना जी। आइए, अगर केंद्रक का निर्देशांक पूछे, केंद्रक बोलते हैं इसको, अगर केंद्रक का निर्देशांक पूछे तो तीनों पहला वाला को जोड़ के 3 से भाग, तो 2 + 0 2, 2 + 4 6, 6 को भाग देना है 3 से, और तीनों बाद वाला को जोड़ के 3 से भाग, यानी 4 + 6 10, 10 में से 1 घटेगा 9, 9/3 काटिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, आपका आंसर हो जाएगा 2,3, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों किए? क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के केंद्र बिंदु का जो नियामक होता है वह होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो ये तो x1 x2 x3 था, y1 y2 y3 था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में उतना सजा के लिखना नहीं है, केवल दिमाग में रखना है कि केंद्र बिंदु का नियामक बोले तो तीनों पहला को जोड़ के 3 से भाग और तीनों बाद वाले को जोड़ के 3 से भाग, खट्टा का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा? अभी जस्ट बताए थे 65 नंबर क्वेश्चन, बताया था ना, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई पूछे तो y वाला आंसर होगा, यानी आपका आंसर होगा 19। अगर y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई पूछता तो x वाला आंसर होता, बात समझ गए? यानी x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई पूछे तो y वाला आंसर होगा, और y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई पूछे तो x वाला आंसर होगा। आइए समझते हैं थोड़ा फिगर से कैसे, ध्यान दीजिए। ये आपका x एक्सिस हो गया बाबू, ये आपका y एक्सिस हो गया, हो गया। बिंदु क्या है 13,19, यानी x का मान है आपका 13, मान तो यहाँ पे है बाबू, यहाँ से यहाँ की लंबाई 13 है, y का मान है 19, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की लंबाई 19 है। तो ये बिंदु ऐसे मिलेगा और ये बिंदु भी ऐसे मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा बाबू, क्या बिंदु हो जाएगा आपका 13,19 हो जाएगा। अब सुनिए क्या बोला, बोला x अक्ष पर डाले गए लंब, x अक्ष तो ये है, तो इस अक्ष पर डाला गया लंब तो ये है बाबू ना, है ये, तो x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई ने ये पूछा है, तो ये लंबाई क्या है, ये 19 है, तो ये भी कितना होगा 19, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। एग्जाम में फिगर बनाएंगे भी नहीं, डायरेक्ट आंसर मारेंगे। अगर इसी में पूछता y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना, तो y अक्ष तो ये है बाबू, इस पर डाला गया लंब ये हो गया, यानी ये हो गया लंब बाबू, तो y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई पूछता, यानी इसका मान पूछता, तो इसका मान 13 हो जाता, तो ये 13 है, तो ये भी कितना होगा 13 होगा, बात समझ गए? तो उतना सोचना नहीं है एग्जाम हॉल में, डायरेक्ट अगर x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई पूछे तो y वाला आंसर, अगर y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई पूछे x वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है बिंदुओं -2,8 तथा -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड होगा, यहाँ पे वाली होगा, मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है? तो आइए थोड़ा देखते हैं। पहले क्या क्या बाबू, आपको दो बिंदु ले लेना है, क्या क्या है -2,8 बी 8,-4, ये दोनों बिंदु का पहले मध्य बिंदु निकालिए, निकालिए मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु x1 + x2/2, यानी दोनों पहला को जोड़ के 2 से भाग,
तो 8 में से 2 घटेगा 6/2, दोनों पिछला को जोड़ के 2 से भाग, तो 8 में से 4 घटेगा 4/2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। आपका आंसर हो गया 3,2। तो 3,2 आया, मध्य बिंदु क्या आया 3,2। तो 3,2 यानी दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव किसमें होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी आपका आंसर होगा प्रथम चतुर्थांश। थोड़ा क्वाड्रेंट के बारे में जान लेते हैं, चतुर्थांश के बारे में बाबू थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा समझ भी लीजिए। ये x है, ये x डैश है, y है, y डैश है, ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश। पहला में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, और चौथा में होता है प्लस माइनस। क्या आए उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है इसका साइन और इसका साइन देखिएगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर होगा प्रथम चतुर्थांश। अगर पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव आता तो बोलते द्वितीय चतुर्थांश। अगर दोनों निगेटिव आता तो तृतीय चतुर्थांश। अगर पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव आता तो चतुर्थ चतुर्थांश। बाबू समझ गए। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखिए, बोला गया यदि P 0,0, Q 8,0 एवं R 0,12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बताइए, यानी क्षेत्रफल निकालना है। थोड़ा बाबू गौर कीजिएगा, मान लीजिए आपका त्रिभुज हो गया, नाम लीजिए PQR, P का कोऑर्डिनेट है 0,0, Q है बाबू 8,0 और R क्या है 0,12। बात समझ गए। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बैठा दीजिए बाबू, x1 x2 x3 y1 y2 y3। x1 का मान 0, y2 का मान 0, y3 का मान 12, x2 का मान 8, y3 का मान 12, y1 का मान 0, x3 का मान 0, y1 का मान 0, y2 का मान 0। बाबू गौर कीजिएगा 1/2, इसको तो देखना ही नहीं है, 0 गुना कुछ भी 0 हो जाएगा। इसको भी नहीं देखना है, 0 गुना कुछ भी 0 हो जाएगा। हमको देखना है इसको, 12 8 96 हो गया 1 बाबू। चलिए 96 आ गया आपका, और 96 को काटिए 2 से, कितना होगा 48, 48 दूना 96, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं भूलिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक दिया है बाबू 0,6 0,0 एवं 8,0। तो आपसे पूछा गया है त्रिभुज की परिमिति, ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है बाबू त्रिभुज की परिमिति पूछा है, परिमिति। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, समझिए ध्यान से क्या दिया है, शीर्ष दिया है 0,6 0,0 8,0 दिया है, और त्रिभुज का परिमाप पूछा है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग
अगर इस भुजा की लंबाई निकाल लें, इस भुजा की लंबाई निकाल लें और इस भुजा की लंबाई निकाल लें और तीनों को जोड़ दें तो त्रिभुज का परिमाप नहीं हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। निकालिए ए बी की लंबाई, ए बी रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। गौर कीजिएगा, ये तो जीरो का कोई मान अपने बाबू, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का वर्गमूल 6, यानी ए बी का लंबाई 6 आ गया। निकालिए बी सी का लंबाई, निकाल लीजिए रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। गौर कीजिए, -8 का स्क्वायर 64, इसका कोई माई बाप नहीं है, और 64 का वर्गमूल होता है आपका 8, यानी ये भुजा की लंबाई आ गया 8। अब निकालिए एसी भुजा, निकाल लीजिए एसी भुजा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर रूट अंडर में बाबू प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। थोड़ा गौर कीजिएगा, -8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 होगा 100 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा बाबू 10, यानी ये भुजा आ गया 10। तो आपसे पूछा क्या, परिमाप। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों को जोड़ दीजिए, 8 प्लस 6 14 और प्लस 10 24। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुज का परिमाप बोले, परिमाप बोले तो तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे बाबू, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया √81/2 है एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है या इनमें से कोई नहीं है। तो आइए हम समझते हैं बाबू। सबसे पहले √81/2 लिखा, 81 का वर्गमूल 9 बट्टा में 2 तो बट्टा में 2। क्या ये आपको दिख रहा है P/Q के फॉर्म में है, और जो P/Q के फॉर्म में होता है ना वह आपका परिमेय संख्या कहलाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 172 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे बाबू 192 का। आइए करते हैं, लगाइए पहले 2 से, 2 9 18, 19 में 18 खत्म, बचा 1, 1 पर 2 12, 2 छक्के 12, लगाओ 2 से, 48 दूना 96, फिर 2 से, 24 दूना 48, 2 से, 12 दूना 24, 2 से, 6 दूना 12 और 2 से 2 तिहाई 6। तो आपसे बोला गया कि 2 का घातांक क्या होगा, यानी 2 के बार आए, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 आया हुआ है 6 बार, तो 2 का घातांक क्या हो जाएगा 6, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया अधिभाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a का मान 72 है, b का q का मान बाबू 8 है। थोड़ा स्मॉल q यहाँ पे ध्यान रखिएगा। r का मान 0 हो तो b का मान क्या होगा। आइए थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, a बराबर BQ प्लस R। a का मान दिया है 72 बैठा दीजिए 72, b का मान निकालना ही है। q का मान दिया है आपका 8, तो q के जगह बैठाएंगे बाबू 8 प्लस r का मान दिया है 0, तो r के जगह पर पुट कर देंगे 0, तो 72 b गुना 8 8b, 0 का तो कोई माये बाप ना है, ये गुना में है बट्टा में चला आएगा, 8 9 72, आपका b का मान क्या हो गया 9, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बोला गया निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिया। एक क्वेश्चन को बढ़िया समझ जाइए, आपका फिर एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। तो बोला किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत के लिए वो सोचना क्या पड़ता है, पहले चारों ऑप्शन को देखिए, ऊपर नीचे कोई कट रहा है कि कोई भी नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं है। तो जब नहीं कट रहा है तो नीचे आइए, सभी के नीचे वाला का गुणनखंड कीजिए। अगर गुणनखंड में 2 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए तो इसका दशमलव प्रसार होता है शांत। बाबू ध्यान से, 2 आ जाए या 2 और 5 आ जाए या केवल 5 भी आ जाए तो दशमलव प्रसार होगा शांत। और इसके अलावे यानी 2 और 5 के अलावे कुछ भी आवे तो होगा अशांत। ध्यान दीजिए, इसको तोड़िए तो 5 तिया 15, इसमें 5 और 3, 5 तो आया लेकिन 3 घुस गया, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखिए 35 को 7 और 5, इसमें 7 घुस गया, ये इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। दशमलव प्रसार शांत के लिए या तो 2 आना चाहिए या तो केवल 5 आना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों आ जाए तो कोई दिक्कत ना है। उसके अलावा कुछ भी घुसेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। 60 को देखिए बाबू, देखिए तोड़िए, 2 तिया 6 पचे 30 दूना 60, तो इसमें तो क्या बहुत कुछ घुस गया है, इसमें 3 घुस गया बाबू। देखिए 5 2 है, ठीक है, ये 3 घुस गया इसमें, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। आपका ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आपका ऑप्शन बनता है ये। इसको भी चेक कर लीजिए, 160 को तोड़िए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 पचे 160। देखिए केवल इसमें 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हम क्या बोले सुने ध्यान से, दशमलव प्रसार शांत को चेक कैसे करना है। अगर डिनोमिनेटर में यानी नीचे 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 वाला का गुणनखंड कीजिएगा, अगर गुणनखंड में केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावे कुछ भी आएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, कौन पूर्णांक, धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है 2Q + 1। यानी कहने का मतलब Q अगर धनात्मक है और ये सम संख्या है, इसमें किसी भी नंबर से गुणा कीजिएगा ना तो ये सम संख्या ही आएगा। और इसमें अगर एक विषम संख्या जोड़ देंगे ना तो ये पूरा मेरा विषम पूर्णांक बन जाएगा। बात समझ गए ना। तो सम पूर्णांक में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे, विषम पूर्णांक जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा विषम पूर्णांक बन जाएगा। बात समझ गए ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो Q धनात्मक पूर्णांक है यानी पॉजिटिव नंबर है, इसमें किसी भी नंबर से गुणा कीजिए ये सम संख्या ही होगा यानी सम पूर्णांक ही होगा। तुम जो के देखो पहले बढ़िया से जोड़िए, गुणा कीजिए तो 8 गुना 1 8 होगा, 8 गुना 2 16 होगा, 8 गुना 3 24 होगा। क्या ये सम पूर्णांक है? हाँ। लेकिन सम पूर्णांक में अगर एक विषम पूर्णांक जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा विषम पूर्णांक। क्या कहलाएगा बाबू? विषम पूर्णांक। तो मेन फोकस करना है इस पर, इस पर, इस पर, इस पर और इस पर। इस पे तो ध्यान देना ही नहीं है। जब भी सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक पूछे तो अंतिम नंबर को देखिएगा। कौन नंबर? अंतिम। अगर अंतिम नंबर सम संख्या हो तो आंसर होगा सम पूर्णांक। यदि अंतिम संख्या विषम नंबर हो
तो आंसर होगा विषम पूर्णांक। तो इसमें और इसमें विषम संख्या है, तो ये तीनों क्या होगा, विषम पूर्णांक। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, विषम पूर्णांक नहीं है। तो विषम पूर्णांक नहीं है मतलब क्या है, समपूर्णांक है बाबू, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका समपूर्णांक है। क्वेश्चन समझिएगा, क्या बोला, विषम पूर्णांक नहीं है, तो ये विषम पूर्णांक नहीं है, ये आपका समपूर्णांक है, और ये तीनों क्या है, विषम पूर्णांक। 76 नंबर में बोला है दो लगातार सम संख्या का मोसो क्या होगा। एकदम याद रखेंगे, दो लगातार सम संख्या का मोसो दो ही होता है। मोसो मतलब महत्तम समावर्तक, HCF। दो लगातार सम संख्याओं का मोसो दो होता है। अगर बोलता इसी क्वेश्चन में दो लगातार विषम संख्या का मोसो क्या होगा, तो दो लगातार विषम संख्या का मोसो 1 होता है। बाबू ध्यान रखिएगा, दो लगातार सम संख्या का मोसो 2 होता है। अगर दो लगातार यहां अगर विषम बोल देता, विषम संख्या का मोसो क्या होगा, तो आंसर बोलते 1। याद रखेंगे, दो लगातार सम संख्या का मोसो 2, दो लगातार विषम संख्या का मोसो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी। योग यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वह क्या कहलाएगा। आपका आंसर होगा अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा बाबू, अपरिमेय संख्या। आप लोग एक बात याद रखिएगा, एक परिमेय संख्या अरे एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दोनों को या तो जोड़ दें या घटा दें या गुणा कर दें या भाग दे दें। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बाबू अपरिमेय संख्या होगा। आंसर क्या आंसर होगा इसका, अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा, क्या बोले हम, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग पूछा है। इसमें योग क्या होगा, तो आंसर होगा अपरिमेय संख्या। अगर घटाव भी पूछता, आंसर अपरिमेय संख्या। गुणा भी पूछता, आंसर अपरिमेय संख्या। भाग भी पूछता, आंसर अपरिमेय संख्या। बात समझे, कहने का मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दोनों को या तो जोड़ दें, घटा दें या गुणा कर दें या भाग दे दें, उसका आंसर होगा हमेशा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, अगर उसका HCF 17 है तो LCM क्या होगा। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, LCM गुना HCF बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, एलसीएम पूछा है, रहने दीजिए एलसीएम। HCF दिया बाबू आपका 17, कितना है 17, और दो संख्याओं का गुणनफल आपको डायरेक्ट दे दिया है, कितना 8670, डाल दीजिए एकदम। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 8670, ये गुना वाला उधर जाके बट्टा में 17 से काट दीजिए इसको, 17 पंचे 85, 86 में 85 खत्म, बचा एक, एक पर 7 17, 17 एकम 17, बच गया 0, आ गया एलसीएम कितना बाबू 510, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ये चार ऑप्शन आपको दे दिया और आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। एक बात बताइए, सभी तो रूट में है बाबू, तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा वह आपका परिमेय संख्या कहलाएगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा
वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं किसका वर्गमूल निकलता है, किसका नहीं निकलता है। ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लीजिए, क्या लिखा है, 64 प्लस 36 क्या हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल 10, इसका वर्गमूल निकल गया पूरा पूरा, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ये सब नहीं होगा, 25 25 50, 50 का वर्गमूल नहीं होता है, बात समझ गए ना। 49 49 98, 98 का वर्गमूल नहीं होता है। 36 36 72, 72 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है। तो इन तीनों का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है बाबू, इसलिए ये आपका परिमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख दिया है 130 इक्वल टू 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 इक्वल टू 5/3 15 प्लस 0, तो मौसो 130 और 15 का मौसो क्या होगा। 130 और 15 का मौसो आप सिंपल सी बात रखिए, क्या लिखा नहीं लिखा उससे मतलब नहीं है। 130 और 15 का मौसो 5 होगा, ये दोनों का महत्तम कितना होगा 5, 5 से ये दोनों नंबर कटेगा, इसीलिए 130 और 15 का मौसो क्या होगा बाबू 5 ही होगा। बात समझ गए। आइए मौसो निकाल लेते हैं एक बार। 15 और 130 का, 15 8 20 से 120 बचा 10, उधारो 15, 10 एकम 10 बचा 5, 5 दूना 10, क्या आ गया बाबू मौसो 5। तो 130 और 15 का जो मौसो है वो 5 ही होगा। आप इसके चक्कर में मत फंसिएगा, ये केवल फंसाने के लिए है, ठीक है। आप सिंपल से देखिए पूछा क्या है, पूछा ये सब देख के आलतू फालतू बातें बोल के क्या बोलता है लास्ट में 130 और 15 का मौसो क्या होगा। आप सिंपल सी बात रखिए, 130 और 15 का जो महत्तम होगा वह 5 होगा। इसी के साथ आज आप लोगों का क्लास यहीं पे हम रोकते हैं, फिर आगे मिलते हैं कल नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लेकर। इसी के साथ जय हिंद।